धर्मांतरण मामले से जुड़े हुए यूपी में धर्मांतरण रैकेट के विदेशी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। विदेशी कनेक्शन सामने आया। यूपी एटीएस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण रैकेट को विदेशों से फंडिंग होने का खुलासा हुआ है। गैंग की मदद करने वाला मंत्रालय का कर्मचारी भी गिरफ्तार किया गया है। जी हां, इस गैंग को एक मंत्रालय का कर्मचारी भी मदद कर रहा था। अब 27 जिलों में धर्मांतरण करा चुके लोगों का सत्यापन होगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धर्मांतरण का रैकेट, इस रैकेट के तार इंटरनेशनल, विदेशों से जुड़े हुए फंडिंग इनको ऐसी जो है होती थी और कई लोग इनका सपोर्ट, इनको मदद देते थे। और एबीपी गंगा की खबर पर बड़ी मुहर लगी। एबीपी गंगा ने आपको सबसे पहले बताया था कि यूपी में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का कनेक्शन केंद्र सरकार के महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के कर्मचारी से भी है। एबीपी गंगा ने आपको 22 जून को ही बता दिया था कि यही कर्मचारी जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाकर इस गिरोह तक पहुंचाता था। साथ ही वो मूक बधिर शख्स भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो दिव्यांग बच्चों का साइन लैंग्वेज के जरिए ब्रेन वॉश करता था। इन 2 अहम किरदारों की भूमिका के बारे में एबीपी गंगा ने आपको सिलसिलेवार जानकारी दी थी और अब इस पर लग गई है सरकारी मुहर। ईडी ने इस मामले में अब कई बैंकों से दस्तावेज तलब किए हैं। कन्वर्जन सर्टिफिकेट है जो मिला, उसमें हमारे बेटे का नाम बदल करके अब्दुल कादिर कर दिया गया। मेरा भाई सेक्टर 14 स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे डम एंड डेफ की जो सोसाइटी स्कूल है उसमें, जहाँ से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। हमारा बच्चा स्कूल में गया, स्कूल से आगे नोएडा डेफ सिक्योरिटी में गया, नोएडा डेफ सिक्योरिटी से मुसलमानों में गया। जितने भी बच्चे नोएडा डेफ सोसाइटी से ज्वाइन हुए वो सब बच्चों का ही धर्मांतरण हुआ है। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि अब इस अधिकारी से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है कि अधिकारी पैसों के बदले आरोपियों की मदद करता था या वो भी इस साजिश का एक हिस्सा था। एबीपी गंगा की खबर पर 100% मुहर कि बाल और महिला कल्याण मंत्रालय के संदिग्ध अफसर से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। 22 जून को एबीपी गंगा पर हुआ था बड़ा खुलासा। देशों से ट्रस्ट के पैसे खाते में आते थे और ये पैसा भी 28 जून को लगी खबर पर सरकारी मुहर। यूपी धर्मांतरण रैकेट मामले के तार धीरे धीरे देश से विदेशों तक फैलते नजर आ रहे हैं और इस मामले की जांच में अब यूपी पुलिस के सामने हो रहे हैं रोज नए खुलासे। खुलासा ये है कि इस मामले में काजी जहांगीर की पोल खुल गई है और उसके जरिए जारी किए गए सर्टिफिकेट्स भी जांच के दायरे में आ गए हैं, क्योंकि खुलासा ये हुआ है कि काजी जहांगीर के सामने दिव्यांग बच्चों को समझाने के लिए बाकायदा दूसरा शख्स रहता था और जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बाल कल्याण मंत्रालय का एक कर्मचारी मुहैया कराता था। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एबीपी न्यूज नेटवर्क ने पिछले सप्ताह ही अपने दर्शकों को यह बता दिया था कि इस पूरे मामले में केंद्र के महिला बाल कल्याण मंत्रालय का एक कर्मचारी भी शामिल है। साथ ही गूंगे बहरे बच्चों को समझाने वाला काजी जहांगीर नहीं बल्कि कोई और ही है। एबीपी न्यूज की इस खबर पर आज लगी है सरकारी मोहर। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान काजी जहांगीर अपने ही बयानों के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसे मूक बधिरों की भाषा आती नहीं थी और न ही ये भाषा उमर गौतम को आती थी। लिहाजा पूछताछ में उन्हें उन लोगों के बारे में बताना ही पड़ा जो इस मामले में उन्हें सहयोग कर रहे थे। शुरुआती जांच के बाद तथ्य मिलने पर पुलिस ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1 करोड़ 82 लाख
83,910 रुपये खाते में आए हैं। इस मामले में देसी विदेशी फंडिंग की जांच कर रही ईडी को भी अब तक की जांच के दौरान ऐसे बैंक खातों का पता चला है जहां पर चंदे की यह रकम जमा कराई जा रही थी। ईडी ने इन बैंकों से उनका रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही जांच एजेंसियों के रडार पर कुछ और संगठनों के पदाधिकारी भी हैं जिन्हें पूछताछ के बाद आने वाले दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब सुपरफास्ट अंदाज में बुंदेलखंड की खबरें आपको। चलिए शुरू करते हैं। महोबा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के 4 दबंगों पर गैंगरेप का आरोप है। इस मामले में करीब 6 लोगों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। परिवार ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह की बात कही। बांदा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभी आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। हमीरपुर में दिन दहाड़े गांव में फायरिंग से हड़कंप मच गया। गांव के ही दबंगों ने मां बेटे को गोली मार दी। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस जांच में जुटी। झांसी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया जिसमें सालू यादव नाम का एक शख्स अपने साथियों के साथ फायरिंग करता दिख रहा है। हालांकि पुलिस जांच की बात कह रही है। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर्ष फायरिंग की बात करते हैं जिसका सिलसिला उत्तर प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रहा। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर झांसी की है। वहां पर सालू यादव ने अपने साथियों के साथ जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायरिंग कर दी और इस दौरान म्यूजिक की धुन पर उसके दोस्तों ने भी हर्ष फायरिंग की। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। स्क्रीन पर जो दूसरी तस्वीर है वो शामली की है। वहां तमंचे पर डिस्को का वीडियो देख रहे हैं आप, जो वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि घुड़चढ़ी के दौरान डांस करते हुए हथियारों से हर्ष फायरिंग की गई। आपकी स्क्रीन पर तीसरी तस्वीर अमरोहा की है। वहां लतीफपुर गांव में ग्राम प्रधान की जीत की खुशी में एक व्यक्ति ने अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग की है और इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। हालांकि पुलिस इस युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर चुकी है। तो प्रदेश में हर्ष फायरिंग की घटनाएं भी नहीं रुक रही। शहर बदल सकते हैं लेकिन घटना की प्रकृति नहीं बदलती। किसी भी उत्सव के अवसर पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से मिल रही है जहां पर मॉडल प्रिया ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। मुंबई में मॉडलिंग करती थी प्रिया और उन्होंने खुदकुशी कर ली। 14वीं मंजिल से कूदकर इस मॉडल ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। सोसाइटी से कूदकर मॉडल प्रिया ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अगर माने तो मुंबई में मॉडलिंग करने वाली प्रिया अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर आए हुए थे और उनके साथ मुंबई का ही एक पुरुष मित्र भी आया था। दोनों ने रविवार देर रात तक पार्टी की थी और ये बात बड़ी बहन ने मां को भी बता दी। मां की डांट के बाद नाराज होकर प्रिया ने सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। हालांकि अभी तक मृतक के परिजनों ने तहरीर नहीं दी। इधर उन्नाव में महिला दरोगा ने जहर खा लिया है। जहरीला पदार्थ खाने से महिला दरोगा की हालत बिगड़ गई है। आनन फानन में इस महिला दरोगा को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। पारिवारिक कलह इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। फतेहपुर 84 थाने में ये महिला दरोगा तैनात है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर रायबरेली में हमला किया गया। अज्ञात हमलावरों ने तबरेज पर त्रिपुरा इलाके में पेट्रोल पंप के पास गोलियां चलाई जिसमें वो बाल बच गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी और जांच में जुटे हुए हैं। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच के लिए आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस तलाश रही है। लेकिन चिंता वाली बात है, चिंता वाली खबर है, मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चलाई। यहाँ पर भारत पेट्रोल डलवाने आया, आने के बाद उसके ऊपर जो है वो 2 गोलियां चलाई गई। जो उसने बताया है, अभी मुझे पूरी डिटेल्स नहीं मालूम क्योंकि हम लोग अभी पहुंचे हैं, कि 2 अज्ञात लोग थे जो पूरी तरीके से मुंह को ढके हुए थे। एक फायर किया, फिर दूसरा फायर किया, गाड़ी पे गोली लगी
और यही हम लोगों को पता चला तो हम लोग वहाँ से आप कहाँ पे? अब देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन काम पुलिस का है। आज थाना कोतवाली पर डायल 112 से एक सूचना आई कि मिस्टर तबरेज राणा है जो पेट्रोल भराने के लिए रतापुर के आगे एक पेट्रोल पंप है उस पर आए थे और यहाँ 2 अज्ञात सवार मोटरसाइकिल सवारों ने उनके गाड़ी पर फायर किया है। इस संबंध में तत्काल इंस्पेक्टर कोतवाली COCT और इंस्पेक्टर नीलिया मौके पर पहुँचे और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और यहाँ पर आके जांच की गई। यहाँ पर मिस्टर तबरेज राणा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो प्रॉपर्टी के संबंध में यहाँ आते जाते रहते हैं और उनके चाचा और उनके कज़िन के द्वारा प्रॉपर्टी को लेकर ये घटना की जा सकती है। इस बात का उन्होंने संदेह किया है और इस संबंध में एक लिखित तहरीर मिल चुकी है, उसकी आगे कार्रवाई। और अब पश्चिमी यूपी की खबरें सुपर खास अंदाज में। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण की जमीन महंगे दामों में मिलेगी। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में सभी जमीनों के दाम 5% बढ़ा दिए गए। वहीं विकास कार्यों के लिए 4123 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। फिल्म सिटी और एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने की बात भी कही गई। मेरठ में धारा 370 को लेकर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग शरीयत के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की योजनाओं को विफल करने के लिए मुस्लिम नेतृत्व को ही आगे आना चाहिए। आगरा में आरपीएफ कमांडेंट के ड्राइवर की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी से मृतक के अवैध संबंध को लेकर हत्या की गई। इसके बाद शराब पिलाकर हत्यारोपी दोस्त को पुलिस ने जेल भेज दिया। मथुरा में देवराह बाबा घाट पर 2 युवक स्नान करते वक्त यमुना में डूब गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि कुछ देर के बाद दोनों के शव यमुना से ही निकाले गए। मैनपुरी में शराबी पिता की बेटे ने गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल आरोपी बेटा पिता के ज्यादा शराब पीने से परेशान था। पुलिस ने आरोपी बेटे को जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर में पानी पीने को लेकर हुए विवाद में युवक की चाकू से कूटकर निर्मम हत्या कर दी गई और मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बागपत के औसिक्का गांव में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक कुत्ते के शव को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें एक की मौत हो गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और जांच कर रही है। रामपुर में ईडी ने आजम खां के जौहर अली ट्रस्ट से पूरी जुड़ी जानकारी मांगी है। इसको लेकर ईडी ने डीएम को पत्र लिखा है। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने ट्रस्ट की संपत्ति, ट्रस्ट को मिलने वाली डोनेशन लिस्ट को लेकर शिकायत की थी। हापुड़ के धौलाना में युवती का जबरन धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। अश्लील फोटो और तस्वीरों के दम पर धर्मांतरण का दबाव बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। रामनगर में भाजपा के चिंतन शिविर का तीसरा और अंतिम दिन है आज सुबह 9 बजे बीजेपी का चिंतन शिविर शुरू होगा और सुबह 9:15 बजे रामनगर में बीजेपी का मुक्त चिंतन होगा। फिर सुबह 10:30 बजे सुझावों के बाद रोड मैप के अंतिम प्रारूप पर फैसला किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की प्रेस वार्ता होगी और दोपहर में चिंतन शिविर खत्म होगा। और अब फटाफट अंदाज में उत्तराखंड की खबरें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 1 जुलाई से उत्तराखंड में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से 2 से 3 डिग्री तापमान घट सकता है। जोशीमठ में पहाड़ टूटने की तस्वीरें सामने आई है। हाथी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। बागेश्वर जिला मुख्यालय से लगे आरे गांव के पास हाईवे सड़क के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरे। इसकी वजह से गाड़ियां सड़क पर फंस गई। खडीमा में रेलवे ट्रैक के किनारे लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस की तफ्तीश में मृतक को पीलीभीत का बताया जा रहा है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। कोटद्वार में रविवार को देर रात तक का डीएम तमाम कामों का निरीक्षण करते दिखाई दिए। ग्राम सभा असगढ़ पहुंचे डीएम विजय कुमार डोगदंडे ने यहां पर टॉर्च की रोशनी के सहारे तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ बड़कोट में तीर्थ पुरोहितों का विरोध प्रदर्शन जारी है और तीर्थ पुरोहित लंबे अरसे से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर बड़कोट में पिछले 18 दिनों से क्रमिक अनशन जारी है। विकासनगर पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 425 ग्राम स्मैक बरामद की।
कोरोना के चलते टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट पर असर पड़ रहा है। करीब 1200 करोड़ रुपए से टिहरी झील के और आसपास के इलाकों का सौंदर्यीकरण और पर्यटन की दृष्टि से उनको डेवलप किया जाना है। पीडब्ल्यूडी को 25 लाख रुपए दे दिए गए, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते काम शुरू नहीं हो पाया।